नमस्कार सभी स्टूडेंट्सों को कन्वेंट डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगले माह सितंबर माह में एनडीए के एग्जाम होने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने सिलेबस को बखूबी तरीके से तैयार कर लिया होगा। इसी चेन और इसी कड़ी में कन्वेंट डिफेंस एकेडमी ने केमिस्ट्री क्लासेस के लिए मैराथन क्लास आयोजित की है। उसी श्रृंखला में हम आज 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सोल्व करने वाले हैं और आपको भी अपनी तैयारी को परखना है, टेस्ट करना है कि मैंने जो पढ़ा है वो कितना सही और कितना एक्यूरेट पढ़ा है। तो अगर ये आप 50 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर मानिएगा। और आज की जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है और स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है उसको ढंग से रीड करना है और इसके बारे में जवाब देने की कोशिश करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर मतलब कहना क्या चाह रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में क्यों यूज करना है। देखो क्वेश्चन एक नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ कई चीजें आपको बताई जाएगी। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता क्या है। ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट, इसमें ये जो मैग्नीज जो है इसकी आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। लास्ट टाइम एक छोटा सा क्वेश्चन था कि किसी की वैलेंसी पूछी थी, शायद मेरे को याद आ रहा है वो V2O5 में वेनेडियम की वैलेंसी पूछी थी। तो फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला तो वाटर प्यूरिफाइंग के लिए कैसे यूज करते हैं। तो पहला देखा इट इज जम्स को मारने का यूज इसमें कुछ होता नहीं है। इट डिसॉल्व इन द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज है उसमें तो डिसॉल्व होने का काम नहीं है। दूसरा, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे केमिकल जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब क्या करें, खुद का तो रिडक्शन हो, दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। उन सभी को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में होगा। चलो इसी चेन में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर से आपके नजर के सामने और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। Which one among the following chemicals used as washing soda? वॉशिंग सोडा के फॉर्म में किसको यूज करते हैं। बेसिकली यहां से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा होता है। और अगर इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म पूछ ले आपसे कि साहब इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म बताओ, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म इसी से बनता है Na2CO3 और साथ में होता है 10H2। तो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म तो वॉशिंग सोडा का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है वो सभी जानते हैं COCO3। बेसिकली इसको चौक भी ऊपर बोलते हैं, खड़िया पत्थर मार्बल वगैरह सभी इसी बोलते हैं। दूसरा देखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला CaHCO3 होता है। सी ऑप्शन रहेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और देखा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है, जिसका जो यूज है वो अपन बेकिंग सोडे में करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था फॉर्मूला ये होता है, क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। चलो उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है हल्के क्वेश्चन नहीं है, काफी ऐसे क्वेश्चन है जो टक्कर के क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में थोड़ा खोलने वाले क्वेश्चन है। चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब एक केमिस्ट्री के सिलेबस में आसान सा टॉपिक दे रखा है, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पुट होता है कि आप बता नहीं पाते। सबसे पहले बात करते हैं कटिंग ऑफ हेयर को कट करते हैं वापस से कलर हो जाता है, दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। दूसरा देखा ग्रेइंग ऑफ हेयर
ग्रेविंग ऑफ हेयर नेचुरली, मतलब अपने आप बालों का ग्रो करना। देखिए स्वेलिंग ऑफ रिजाइन द बॉडी, मतलब स्वेल करना, थर्ड रहेगा कटिंग ऑफ फ्रूट को काट देना। अब देखो नेचुरली ग्रोइंग जो हो रही है हेयर्स की, उसमें अपनी बॉडी के काफी सारे कंपोनेंट्स मतलब केमिकल्स काम आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविंग ऑफ हेयर नेचुरली, अपने आप बालों का उगना कौन सा होता है, केमिकल चेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे और देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज अ पैलेस second in respect of the abundance in the earth atmosphere। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वहां हड़बड़ाहट में से आसान से क्वेश्चन की गलत हो जाते हैं। तो देखिए ये पूछा क्या है, हम इतना पढ़ नहीं पाते, हम देखते हैं कि कौन सी गैस जो abundance में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और सीधा सा टिक किसको मारते हैं, नाइट्रोजन। लेकिन वो पूछ क्या है, सेकंड। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% ऑक्सीजन जो होती है, 21% CO2 जो होती है वो 0.03%। क्या होगा आपके सामने, क्या आंसर है, सेकंड। फर्स्ट तो ये होगा, सेकंड ये होगा, तो सेकंड ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर फर्स्ट पूछता तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाता, नाइट्रोजन। तो उम्मीद करता हूं आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने के तौर पर ऐसे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन बिकॉज़ जिंक इज, मतलब दूसरा क्या आता है कि जिंक का यूज आयरन के ऊपर लेप बनाकर या कोरोजन से बचाने के लिए, इसको आयरन को गलने या जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन आयरन, आयरन से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। देखते हैं अगर देखा चीपर देन आयरन, कोई मतलब नहीं इससे। ब्लिस वाइट मेटल, कोई मतलब नहीं। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक। देखो अब आपको तो समझ नहीं आ रहा इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करना है। अगर आपको एक्टिवेशन सीरीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो एक्टिवेशन सीरीज क्या कहती है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो जिंक होता है, किसके कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में। तो सीधा सा आंसर किसको जाएगा, फर्स्ट। चलिए आसान सा क्वेश्चन ही था, तो सोचने वाला था, लेकिन हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज का छठा क्वेश्चन देखिए, द proposition of equal to the volume of different gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure। ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे टॉपिक्स है, और जिनको आप गैसेस लॉ के नाम से जानते हैं। गैसेस लॉ के क्वेश्चन है। गैसेस लॉ में बेसिकली चार लॉ पढ़ते हैं। पहला अपन बॉयल का लॉ पढ़ते हैं, दूसरा चार्ल्स का लॉ पढ़ते हैं, थर्ड जो है एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं, फोर्थ जो है गैलिलियो लॉ। ये जो पूछा है वो जो लो है वो है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या बताया था कि जितनी भी गैसेस होती है, अगर टेम्परेचर और साथ में प्रेशर जो है उनको कांस्टेंट किया जाए, तो जो गैस होगी उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मोल्स इसके कैसे होगा, इक्विवेलेंट। मतलब सीधा सा कहे कि ज्यादा गैस होगी तो ऑब्वियसली सी बात है मोल भी क्या होंगे, ज्यादा। और अगर आपको मोल्स के बारे में जानना है, तो मोल्स जो होते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है, आपको जितना वेट दे रखा है और साथ में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से अपन क्या निकाल सकते हैं, गैसेस। तो मैंने आपको इसमें सीधा सा बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करने पर जो मोल्स है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो सीधा सा ऑप्शन क्या है, एवोगैड्रो। ठीक है, तो आज का चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आसान सा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, द स्पीशीज दैट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। मतलब यहां देखना है क्लोरीन में
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 70। मतलब अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें फोर्थ ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से किसमें 17 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है तो इसमें कुछ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16। यहाँ देखते हैं सल्फर के ऊपर एक चार्ज है 16, एक पॉजिटिव का मतलब एक वापस से निकल गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50। आर्गन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कितने हो गए 70। इसको भी चेक करते हैं, 16 2 माइनस है, मतलब 16 के बाद में 2 माइनस 4 आएगा, तो यहाँ 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। पूछ क्या है 70 इलेक्ट्रॉन किसमें, और 70 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा AR प्लस। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। चलो आसान सा क्वेश्चन चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल दैट यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, मतलब प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा H। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कहता है इन इचिंग ग्लासेस इसी में एज ब्लीचिंग एजेंट तो बहुत सारी चीजें होती है, एंड एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रांग ऑर्गेनिक फ्लोरीन और ये, तो सबसे पहले तो ये जो HF जो है इसका यूज बेसिकली हम लोग इचिंग ऑफ ग्लासेस इसके लिए करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो which compound when dissolved in water conduct electricity and form a basic solution। कौन सा एक ऐसा कंपाउंड इन चारों ऑप्शन में है जो बेसिकली वाटर में सोल्यूबल होगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा और क्या बनाएगा बेसिक नेचर होगा। तो ये तो एसिड है, ये तो कभी भी नहीं बना सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एसिड है, हम इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये OH। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि साहब ये क्या होता है, ये अल्कोहल, ये क्या बच गया बेस, और हमें दिख रहा है यही तो होगा आंसर। ये पूछ क्या है बेस बताना, मेरा बेस आसान सा क्वेश्चन था लेकिन ध्यान में रखना। आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बताता है। चलिए when pure water boils, but just the bubbles that rise to the surface are compressed the primary of, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है क्या बनेंगे बबल्स बनने लगते हैं, सरफेस पे कंप्रेस हो जाते हैं। तो प्राइमरी होते क्या है किसके बनते हैं। अब वाटर का फॉर्मूला आप जानते सीधा सा H2O। अगर वाटर को बॉईल करेंगे तो सब एयर जो होती है वो तो वैसे लाइट होती है, हीट करने के बाद निकल जाएगी। हाइड्रोजन डिकम्पोज नहीं होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिकम्पोज नहीं होता है। सभी जानते हैं किसके बनेंगे वाटर के वेपर, मतलब वाटर वेपर। चलिए आसान से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का 11 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शंस को अपन को रीड करना है। CH4 मतलब ये मीथेन है, ये थोड़ा सा वर्ड अच्छे लिखूं मीथेन। ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन गिवन अबाउट इज करेक्ट। कौन सी रिएक्शन इसमें सही हो रही है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो गया। ऑब्वियसली सी बात करें तो क्वेश्चन रेडॉक्स से बन गया। अब देखो कार्बन इज ऑक्सीडाइज, अब ये ऑक्सीडाइज
ये होने का छोटा सा एक फंडा है, वो क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, आपके सामने में रिएक्शन यहाँ लिखी CH4, साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल CO2 और साथ में 2H। सबसे पहले हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी अगर हम निकालें तो हम कार्बन की वैलेंसी -4, हाइड्रोजन की +1, यहाँ देखें तो ऑक्सीजन की 0 है, यहाँ कार्बन की फिर से कितनी है 4, लेकिन इस बार 4 नहीं है, कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो यहाँ देखो। अब सबसे पहले ऑप्शन को देखो, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो पहले तो कार्बन ने यहां से इलेक्ट्रॉन ले रखे थे हाइड्रोजन से, इस बार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से क्या है, कम है। अब देने किसको पड़ेंगे, कार्बन, तो इस कार्बन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं और देने की स्थिति में पहला ऑप्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज, सही है। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन को कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो पता ही नहीं हो सकता है। थर्ड, हाइड्रोजन इज रिड्यूस, हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नहीं हो रहा है। अगला, कार्बन इज रिड्यूस, कार्बन भी रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑप्शन इसमें होगा ओनली फर्स्ट। मतलब क्या है, इस रिएक्शन में केवल कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन। The absolute zero temperature is 0 Kelvin in Celsius unit, मतलब ये कह रहा है कि 0 केल्विन जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस यूनिट में क्या होगा। Which one of the following is the absolute zero temperature? यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कौन सा है, 0 केल्विन के इक्विवेलेंट कौन है, तो 0 केल्विन के इक्विवेलेंट यहाँ सीधी सी बात है केल्विन में, और 0 केल्विन इज इक्वल टू सभी जानते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 0 केल्विन। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको बताऊं फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिखूं फॉर्मूला होता है इसका C5 F-32/9, इन दोनों को और K-273/5, इस फॉर्मूले से भी हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान सी चीज थी, 0 केल्विन इज इक्वल टू 273.15। चलिए आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगली बात करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, बाकी सभी के माइनस आ सकता है केल्विन, लेकिन कभी भी केल्विन में माइनस में टेम्परेचर होता ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 क्वेश्चन। Which one of the following is called dry ice? Dry ice के नाम से किसे जानते हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे कर सकते हैं आइस, वो तो लिक्विड है, लिक्विड अमोनिया, सीधा सा सभी जानते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, या उसका भी फॉर्मूला सीधा CO2 होता है, उसका कोई फॉर्मूला अलग से नहीं होता है। अगर पूछे आपसे कि हेवी वाटर, तो हेवी वाटर का फॉर्मूला अलग से दिमाग में रखना है, कौन सा होता है, D2। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, 14 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आज का 14 क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, Which one of the following statement is not correct? मतलब क्या है, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनको अपने को ये बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं कौन सा। और कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सीधी सी बात है, कार्बन जो होता है, सॉरी डायमंड जो होता है उसमें सभी जो भी कार्बन होते हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड से बाइंड होते हैं। ग्रेफाइट इज लेयर स्ट्रक्चर इन व्हिच लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन टू वन वॉल्स फोर्स। सीधी सी बात है, ग्रेफाइट जो होती है वो नेचर में हमें लेयर्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है और लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जहां 3.4 एंगस्ट्रॉम्स के बीच की डिस्टेंस होती है, मतलब ग्रेफाइट जो लेयर्स होती है उन लेयर्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है। अगला देखो, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स कार्बन एटम, मतलब ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल होती है, सही है। आइए, ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल, गलत। मतलब ग्रेफाइट जो होता है उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ग्रेफाइट जो है वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ये इसमें स्टेटमेंट अपने को क्या मिलेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का देखिए, पढ़िए इसे। Which one of the following is a ट्राइडेसिक एसिड? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइडेसिक एसिड मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा एक एसिड ऐसा है जो अपने को 3H+ दे। तो देखो क्या होता है, S हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO, सॉरी HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब आपको उनको आंखों के सामने दिखा होगा, इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, ये कहां से अपने को 3 देगा, इसके पास सिंगल है, इसके पास डबल है, हमें क्या चाहिए, ट्राई। तो ट्राइडेसिक ये इसका आंसर हुआ। और इसमें कंफ्यूजन है, ये 3 होते हैं, एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO3, एक होता है H3PO4। इसका नाम होता है हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड। इसका क्या होता है फॉस्फोरस, और इसको ये लिखा था फॉस्फेट। तो इन तीनों में कंफ्यूजन है, ये केवल सिंगल हाइड्रोजन देगा इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक, ये 2 देता है तो इसको बोलते हैं डाइबेसिक, और ये 3 देता है तो इसको भी अपन ने लिखा ट्राइबेसिक। तो अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम पढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट रिमूव बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसके कारण रिमूव नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर वाटर की परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट आयंस होते हैं SO4-2, इसके कारण इसकी परमानेंट हार्डनेस होती है। तो देखो सबसे पहले किससे हम कौन से मेथड से उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड से हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट रिमूव, हम कौन से मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। तो ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, अगले देखो क्लोजन ऑफ मेथड, बॉइलिंग, आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड से तो हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बॉइल करके भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा से भी, लेकिन ये क्लोजर मेथड से इसको हम हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। तो अगले चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following is called syngas? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। syngas के नाम से किसे जानते हैं, तो कार्बन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। और इसको हम प्रोड्यूसर गैस के, प्रोड्यूसर गैस है नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, वाटर वेपर के नाम से इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को रीड कर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 23
12 और 16। तो दोस्तों यहाँ एक यू वर्ड आ रहा है, ये यू जो है हम उसको AMU के नाम से जानते हैं। एम का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि सर कार्बन एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट की हमें यहाँ क्या निकालना है, मोलर मास। देखो ये मोलर मास, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ टाइम से सीधा सा आंसर क्या होगा 106 निकाल सकते हैं, सबको जोड़ के आराम से निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम करते हैं 18 नंबर 19 नंबर। तो 19 नंबर देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट्सएप पर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसको वापस से लेकर आता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन से देखो which one of the following is a heterogeneous mixture, कौन सा एक heterogeneous mixture का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भैया ये तो सीधा सा दिख रहा है हमें कंपाउंड। विनेगर का हम फॉर्मूला जानते हैं CH3COOH, सोडा वाटर मिल्क, ये पूरा हेटेरोजेनियस। तो वाटर में मिल्क में वाटर को मतलब लिक्विड फॉर्म, वाटर नहीं कर सकते, लिक्विड कहेंगे, लिक्विड प्लस क्रीम जो होता है सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड से बनने वाले जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो सारे हेटेरोजेनियस कैटेगरी में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मिल्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं 20 नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ n elements is 8, पूछा है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 8 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गेन फ्रॉम कंपाउंड विद सोडियम। अब हम बात करते हैं कि सर ये एटॉमिक जो ऑक्सीजन जो है वो इनडायरेक्टली इसका क्वेश्चन बना लिया कि सर इसकी वैलेंसी बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सभी जानते हैं 6 7 क्लास से पढ़ा दी जाती है, -2 होती है। तो यहाँ 1 2 3 4 सीधी सी बात है 2 इसका आंसर राइट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 नंबर पे देखें तो क्या है, which one of the following greenhouse gases is largest concentration in the atmosphere। सबसे ज्यादा कौन सी गैस इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऐसा एक आसान सा क्वेश्चन करता है और हमें उलझा के रख देता है। आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम ग्रीन हाउस पढ़ते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को टिक करते हैं। भैया ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC के नाम से जानते हैं, ये ओजोन लेयर को कमजोर करने के काम आ रहा है। तो भैया ये तो हो नहीं सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये नहीं होगा और सभी को जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इसको CO2 बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस में वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following the chemical formula of gypsum। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे पूछने की बात है। तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन सही है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ से अगर पूछे कि सर पीओपी का केमिकल फॉर्मूला होता है, तो पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। पीओपी का केमिकल फॉर्मूला इसी से होता है, हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ एसओ, हम इसको हेमीहाइड्रेट के नाम से डालते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से ये पीओपी है। ये क्या है, जिप्सम। और जिप्सम का यूज बेसिकली सीमेंट में किया जाता है, सीमेंट। और सीमेंट के सेटिंग टाइम मतलब लेट जमीन आराम से सैंड और सीमेंट, उसके लिए सीमेंट में 2 to 3% जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया, जिप्सम। तो इस तरीके से क्वेश्चन पहले आ चुका है कि सब जिप्सम का यूज क्यों करते हैं, तो सीमेंट के जमने के या सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करेंगे। तो क्या बताओगे, जिप्सम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 23 नंबर। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, which one of the following
इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पूछना क्या चाह रहा है कि इन चारों में से कौन सी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने का तरीका आसान होता है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप दो चीजों पर ध्यान रखें, एक तो जिसमें सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है मतलब पीपीटी बन जाता है। दो ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही नहीं होते। एक तो मैंने क्या बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक साथ में पीपीटी बनने वाली, प्रेसिपिटेट बनने वाली जितनी भी केमिकल्स रिएक्शंस है वो रिडक्स के एग्जांपल ये। तो पहला उसका ऑप्शन देखो, ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। तो हमें बेस और एसिड की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मानते हैं, तो इसको तो देख के ही कट कर। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, ये यहां कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2, यहां कितनी है, +2, हुआ ये वैलेंसी चेंज हुई। यहां देखो 0, यहां देखो 0, यहां कितनी +2, यहां कितनी -2, दिख रहा सामने, वैलेंसी चेंज हो रही है, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा। यहां भी आप देख सकते हो वैलेंसी चेंज नहीं हुई है, यहां +1, यहां भी क्या हो रहा है, +1, यहां +2, यहां भी क्या हो रहा है, +2। तो वैलेंसी जब चेंज नहीं होती है तो ना तो ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन। और दो चीजों के बारे में ध्यान रखना, ये प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है तो इसका भी बारे में आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं मेरे क्वेश्चन की ओर। आज का 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7। तो पूछना क्या है कि कौन सा एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसकी pH 7 से कम होगी। और हम जानते हैं कि 7 से कम pH वाले एसिड और 7 से जो ज्यादा pH रखते हैं वो क्या होंगे, बेस। ध्यान रखना एसिड की किसी भी कंडीशन पे pH जो है वो 7 से 6.9 से ज्यादा नहीं होगी और बेस की 7.1 से कभी भी कम नहीं होगी। ये आपको बात माननी कई बार कंफ्यूज कर देता है कि साहब ये बेस था इतना गुना बढ़ा दिया ये करके। चलिए तो एसिड 6.9 से कभी ज्यादा नहीं होगी, बेस 7.1 से नहीं होगी। ये तो दिख रहा है बेस है, तो बेस को साफ सीधी सी बात है ज्यादा। ये बेस बनाएगा क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करके KOH बना दे, ये बेस बनाएगा NaOH, बच गया ऑप्शन हो जाएगा इसका जो बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 इक्विवेलेंट वेट, सॉरी व्हाट्स इट, इसके इक्विवेलेंट वेट कौन सा है। अब देखिए कार्बन का हम एटॉमिक वेट जानने की बात करें तो 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, इसके दो मॉलिक्यूल दो एटम है तो इसका कितना हो गया 24, इसके 2 है तो +2, इसके 4 है तो ये हो गया 64, ऐड करो कितना हो रहा है 2 और साथ में सेकंड वन सेकंड 24 2 और ये 6 सही तो ऐड किया तो गलत ऐड